एवरीवन वेलकम टू द चैनल। और यहाँ से अभी हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे क्लास 6 to 10th का एनसीईआरटी साइंस का एमसीक्यू, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी को मद्देनज़र में रख के ही क्वेश्चन फॉर्म किया जा रहा है एग्ज़ाम्स में अभी, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम्स हो या फिर अभी आने वाले दरोगा का एग्ज़ाम्स आ रहा है नज़दीक में, आपका एईडीओ का हो या देश का कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पे ज़्यादातर जोर एनसीईआरटी पे दिया जा रहा है। तो बिना बात को आगे बढ़ाए और हम लोग सीधे कंटेंट पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 6 क्लास से एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, और ये दोनों भाषा में है, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए, ठीक है। भोजन या कहाँ से आता है, ये चैप्टर का नाम है। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। कहता है मधुमक्खियों फूलों से मीठा रस एकत्रित करके शहद बनाकर अपने छत्ते में इकट्ठा करती है, यह मीठा रस क्या कहलाता है? तो इसे नेक्टर कहते हैं, जिसको हिंदी में मकरंद कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे भोजन का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत है पादप एवं जंतु, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसे हम लोग शाकाहारी जंतु कहते हैं, यानी हेर्बीवोरस, हेर्बीवोरस, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन है जो जंतु केवल दूसरे जंतु को खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो इसे मांसाहारी बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में कार्निवोरस बोलते हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है। जो जंतु या पादप अन्य जंतु दोनों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ओमनीवोरस, मतलब कि वो शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है, तो वो दोनों शब्दों को एक शब्द में पिरोया जाता है, उसे बोलते हैं सर्वाहारी, यानी ओमनीवोरस। तो ये छोटा सा चैप्टर था क्लास 6 का, इसमें 5 एमसीक्यू है, ज़्यादा कुछ बना नहीं। अब चैप्टर नंबर 2 है, और ये याद रखेंगे 6 to 10 तक का जितना ज़्यादा बड़ा चैप्टर उतना ज़्यादा क्वेश्चंस को, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है इसमें, ठीक है। तो बड़े इत्मीनान से जब देखेंगे तो आपको एग्जाम्स में सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही, है ना। आते हैं चैप्टर नंबर 2 है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के अवयव से प्रश्न है। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन से होते हैं? तो ये सभी होते हैं, ऑल ऑफ दी अबव, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा, विटामिन एवं खनिज लवण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम सांद्र आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंदे भोजन सामग्री पर डालते हैं तो कौन सा रंग इसमें स्टॉर्च होने की संकेत देता है? तो ये ब्लू ब्लैक, क्या ब्लू ब्लैक, नीला काला रंग संकेत देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि हम भोजन सामग्री पर 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन तथा 10 बूंदे कॉस्टिक सोडा विलयन की डालें तो प्रोटीन की मौजूदगी कौन सा रंग दिखाएगा? तो ये मौजूदगी जो है ये रंग दिखाता है बैगनी, वायलेट कलर का रंग दिखाता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऊर्जा देने वाले भोजन है? तो ऊर्जा देने वाला जो शरीर को हम लोग को एनर्जी देता है वो ए और बी दोनों है, मतलब कार्बोहाइड्रेट भी देता है और वसा भी। सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछे तो कार्बोहाइड्रेट, याद रखेंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा शरीर को हिष्ट पुष्ट बनाने वाला भोजन है? तो हुष्ट पुष्ट मतलब कि ताकतवर बनाने वाला भोजन है प्रोटीन्स। प्रोटीन से हमारे शरीर में बॉडी बिल्डिंग का काम करता है प्रोटीन, ठीक है। निम्न में से कौन सा हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है? तो बीमारी से बताता है विटामिन, है ना। विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन बी में 12 कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो सभी आगे पढ़ेंगे। विटामिन सी है, ठीक है, और विटामिन डी हमें सूरज की रोशनी से मिलता है, जिसके कमी के कारण रिकेट्स नाम का बीमारी होता है। किसके कमी के कारण? विटामिन डी के कमी के कारण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हमारी त्वचा को तंदुरुस्त रखता है? तो विटामिन ए, और विटामिन ए से त्वचा तंदुरुस्त रहता है, और विटामिन ए का सेवन ज़्यादा करने से हमारी आँख में रोशनी भी ज़्यादा बनी रहती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आएगा, आगे देख लेते हैं। कौन सा विटामिन है? देखिए अभी आ गया, हमारी आँखों को तंदुरुस्त रखता है तो विटामिन ए, और इसका अच्छा स्रोत क्या है? तो गाजर हो गया, टमाटर हो गया, मछली का तेल हो गया, ठीक है, इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा विटामिन हमारे शरीर को कई बीमारियों से लड़ने में मदद करता है? तो विटामिन सी, इसका अच्छा स्रोत है आंवला, इमली, जैसे जो भी खट्टा चीज़ें हैं ना, खट्टा, वो आप मान के चलिए उसमें विटामिन सी मौजूद होगा ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन हमारी हड्डियों व दांतों के लिए कैल्शियम का इस्तेमाल करने में मदद करता है?
तो ये विटामिन डी करता है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है आपका सूर्य का प्रकाश। सुबह सुबह पहले सुबह उठकर आप अगर सूर्य की रोशनी में बैठते हैं तो उससे बेहतर इसका स्रोत कुछ भी नहीं है। बाकी मछली के तेल में भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाजर, पपीता, दूध तथा आम में मुख्य तौर पर कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये सभी में विटामिन ए पाया जाता है। क्वेश्चन कहता है शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, गेहूं, चावल, बाजरा, आम तथा मक्के से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट शरीर में एनर्जी प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। हमें वसा वाला भोजन कहाँ से प्राप्त होगा? तो प्लांट्स एंड एनिमल दोनों से ही प्राप्त होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा जंतुओं से हमें प्राप्त नहीं होता है? तो जंतु से प्राप्त नहीं होगा, आपको कार्बोहाइड्रेट जंतु से नहीं मिलेगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन है निम्न में से किस में प्रोटीन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है? तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, और सोयाबीन जो पाया जाता है, याद रखें, भारत में वह राज्य है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से प्रोटीन के स्रोत है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है फिश, मतलब मछली, पनीर। यहाँ देख लीजिए, मछली, पनीर, दूध, मटर और तुअर दाल। तुअर दाल मतलब अरहर का दाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा विटामिन बी के स्रोत है? विटामिन बी के स्रोत कौन से हैं? तो गेहूं, चावल, यकृत। इसका ऑप्शन बी सही जवाब है, ये इसके स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन सी के स्रोत है? तो विटामिन सी के स्रोत देख लीजिए, संतरा, अमरूद, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू, आंवला, ये सभी के सभी विटामिन सी के स्रोत है। जिसमें खट्टा चीज़ें आपको मिल गई वो फिक्स है कि वो विटामिन सी का स्रोत है ही, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस पॉइंट एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं निम्न में से कौन सा विटामिन डी के स्रोत है? तो विटामिन डी के स्रोत है आपका मछली, अंडा, यकृत, दूध, मक्खन, सभी विटामिन डी के स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। कहता है सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है, अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से तत्व हमारे शरीर की पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही है, डाइटरी रेशे, ठीक है। फिर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन हमारे शरीर से उपचित भोजन को बाहर निकालने में मदद करता है? तो ये डाइटरी रेशे, रफेज बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्वेश्चन है निम्न में से कौन से आयोडीन के स्रोत हैं? तो जिंजर और फिश, मतलब अदरक और मछली इसके आयोडीन के स्रोत होते हैं। क्वेश्चन 24 नंबर है कौन से फास्फोरस के स्रोत है? तो फास्फोरस के स्रोत है दूध, केला और मिर्च, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन से आयरन लोहे के स्रोत में आते हैं? तो लोहे के स्रोत में है स्पिनेच, जिसको हम लोग पालक का साग बोलते हैं, सेब और मांस, ये सब में लोहा पाया जाता है जिसको आयरन बोलते हैं। आयरन की कमी से शरीर में किस चीज़ की बीमारी होती है? याद रखेंगे एनीमिया, जो कि रक्त की, उसको रक्त अल्पता बोलते हैं, रक्त की कमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, कैल्शियम का स्रोत बताएंगे। तो कैल्शियम का स्रोत है एग्स और मिल्क, दूध और अंडे, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन, कौन सा विटामिन खाना पकाने के दौरान आसानी से समाप्त हो जाता है? तो विटामिन सी तुरंत समाप्त हो जाएगा अगर आप उसे आग के ऊपर जलाएंगे, मतलब खाना बनाने में इस्तेमाल करेंगे तो वो नष्ट हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक भोजन में पर्याप्त प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं करता है तो उसे कौन सी बीमारी हो सकती है? तो ऑल ऑफ द एबव हो सकती है, मतलब उस व्यक्ति को असमान वृद्धि व चेहरे पर सूजन मिलेगा, बालों का रंग झरना लगेगा, बाल मतलब जो बाल झरने लगता है, चर्म रोग मिलेगा, डायरिया मिलेगा, ये सारी बीमारी मिलेगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रोटीन इसलिए खाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से दृष्टि में कमी, रतौंधिता नाम की बीमारी होती है, जो कि आंखों की बीमारी है, ठीक है। अब विटामिन B1 कॉम्प्लेक्स है, बी का कॉम्प्लेक्स विटामिन B12 तक होता है, ठीक है, जिसमें B1 जो है की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। ऐसे ही सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन पिकअप किया गया, उठाया गया है वहाँ से, है ना। इस चीज़ को पढ़ने के बाद आपको कहीं पे भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। साइंस के सेक्शन में साइंस के लिए कंप्लीट पैकेज है ये, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है?
तो ये बीमारी होती है स्कर्वी बीमारी होती है ना। क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रिकेट्स नाम का बीमारी जिसमें हड्डी पतला होने लगता है। बच्चों को देखते होंगे कोई जैसे लगता है कि उसे कुपोषित बच्चा बोल देते हैं। तो कुपोषित बच्चा में भी जो हड्डी जो टेढ़ा होता है कलेजे के पास का जो हड्डियाँ, वो रिकेट्स बीमारी होती है दरअसल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये घेंगा रोग होता है, गटर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन है कमजोर हड्डी व दांत सड़न रोग की किसकी कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी से। सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो 42% प्रोटीन होता है। शहद का मुख्य घटक है फ्रक्टोज, शहद का मुख्य घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? तो ग्लूकोज करता है ऊर्जा प्रदान। हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण कौन करता है? तो ये करता है प्रोटीन। और क्वेश्चन है निम्न में से किस से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा। इंस्टेंट ऊर्जा मिलता है, इंस्टेंट एनर्जी गिवर है कार्बोहाइड्रेट, याद रखेंगे। तभी तो जो खेल खेलने वाले होते हैं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कोई भी खेल खेलने वाले जो खिलाड़ी होते हैं वो ग्लूकोन डी पीते हैं, उसमें क्या कार्बोहाइड्रेट मिला हुआ रहता है, ठीक है, ताकि इंस्टेंट एनर्जी मिले उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन होता है कौन सी बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण होती है? तो क्वासिक्योर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वासिक्योर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। कितनी दफ़ा रट चुके हैं ये तो। क्वेश्चन है निम्न में से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किस में नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। हु डिस्कवर्ड विटामिन्स, विटामिन की खोज किसने की थी? तो कैसमिर फंक साहब किए थे। कौन? फंक। आप कैसमिर फंक की जगह पे आप फंक याद रखेंगे, ठीक है, आसानी होगी। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल, बोलते हैं इसे, विटामिन ए को, ठीक है। और बी का वैज्ञानिक नाम है थायमिन, बोलते हैं। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एसिडिक एस्कॉर्बिक अम्ल, बोलते हैं इसे, विटामिन सी को। और विटामिन डी का रासायनिक वैज्ञानिक नाम है, माफ कीजिएगा रासायनिक नहीं, वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरोल, बोलते हैं। क्या? कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरोल। क्या? टोकोफेरोल। ये सब साइंटिफिक नेम याद रखेंगे, ठीक है ना। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है, ये भी पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, फ्लिक्विनिन, ठीक है। और विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम है आपका साइनोकोबाल्मिन। विटामिन ई की कमी से कौन सा बीमारी होती है? तो इम्पोर्टेंस, मतलब नपुंसकता, ठीक है, विटामिन ई की कमी से होती है। और विटामिन ई का अच्छा स्रोत क्या है? अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज खाने से आपका विटामिन ई का जो डेफिशिएंसी है वो पूरे हद तक कम जाती है और आप उसमें निपुण हो जाते हैं, ठीक है। जैसे में अंकुरित चना खाइए, मूंग अंकुरित खाइए, मूंग को, कोई भी अनाज अंकुरा कर जिसमें नीचे से नए नए रेशे आने लगते हैं उसे अंकुरित अनाज बोलते हैं। और वो खाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपका विटामिन ई की समस्या को कम करने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन के की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो के की कमी से होती है रक्त का थक्का न बनने का बीमारी, ठीक है। अब नेक्स्ट है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो ADE के याद रखेंगे, कीड़ा, क्या उल्टा पढ़िए इसको, कीड़ा, तो कीड़ा याद रखेंगे, आसानी होगी याद रखने में, कीड़ा। ये सारे क्या है? वसा में घुलनशील है। बाकी जो बी और सी विटामिन बचा वो जल में घुलनशील है। क्या अभी आ गया, क्वेश्चन भी आ गया, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो BC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है कहता है परमाणु सिद्धांत के पिता जॉन डाल्टन के सम्मान में डोल्टिचुलिन नामक किस शारीरिक डिसऑर्डर को दिया जाता है? तो कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, रंगीन अंधापन को। तो ये टोटल 56 क्वेश्चन थे इस चैप्टर से। अब आते हैं चैप्टर 3 में, और ये चैप्टर है फाइबर एंड फैब्रिक, रेशियो व वस्त्र। ये सभी के सभी NCERT बुक से एकदम हूबहू चैप्टर के साथ एक एक क्वेश्चन को उठाया गया है। जो भी आपको पढ़ना पड़ेगा बुक में उतना मेहनत करके वो आपको सीधे सीधे परोसा जा रहा है। बस आपको सीधे इसे चावल दाल जैसे खाते हैं उसे खाकर और सीधे एग्जाम में बैठना है, क्वेश्चन सोल्व करके आ जाना है, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा है? तो सिल्क। क्या है? सिल्क। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित रेशा है? तो एक्रेलिक बोलते हैं, एक्रेलिक।
रुई में कंघी करके इसके रेशे के बीजों को अलग किया जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका गिनिंग कहते हैं, गिनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जूट का उत्पादन मुख्य तौर पर किन राज्यों में होता है? तो वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ये तीनों राज्यों में होता है जूट का उत्पादन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा खादी व ग्रामोद्योग आयोग का गठन कब किया गया था? 1956 में किया गया था। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो काली मिट्टी। और ये कहाँ ज़्यादा पाया जाता है? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है स्पाइनिंग, कातना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र बनाने की किस प्रक्रिया में केवल एक धागे से पूरा वस्त्र बनाया जाता है? तो उसे नीटिंग बोलते हैं। एक धागे से पूरा वस्त्र बनाने की क्रिया को नीटिंग। और वस्त्र बनाने की किस प्रक्रिया में दो धागों को साथ मिलाकर पूरा वस्त्र बनाया जाता है? तो उसको वीविंग कहते हैं, बुनाई, है ना। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो देश का। फ्लैक्स नामक पादप से भी प्राकृतिक रेशे प्राप्त किए जाते हैं। यह पादप किस देश में उगाया जाता है? तो इजिप्ट में उगाया जाता है। कहाँ पे? इजिप्ट। इजिप्ट की राजधानी, मिस्र की राजधानी काहिरा। क्या? काहिरा। आगे बढ़ते हैं, ये चैप्टर आपका खत्म हुआ, छोटा सा चैप्टर था ये। नेक्स्ट है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स एंड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। चैप्टर 4 और चैप्टर 5 को मर्ज करके इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन कहता है भिन्न को अलग करें, बेबी। ये सभी कुर्सी, बिस्तर, मेज से अलग है, बेबी। ठीक है, भिन्न को अलग करें, गुलाब, जासमीन, मैरीगोल्ड में सबसे अलग है नाव। बोट अलग है सबसे, क्योंकि ये सभी फूल के प्रकार है। और ये नाव हम लोग जिस पे चढ़ के पानी में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, है ना। भिन्न को अलग करें मतलब सॉल्ट, नमक, चीनी, कॉपर सल्फेट। और लेकिन बालू ये घुलनशील नहीं है, बाकी सब घुलनशील है। नेक्स्ट है नमक को समुद्र के जल से किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी सारी एग्जाम में पूछा गया है। तो नमक को समुद्र से अलग करने की क्रिया कहलाता है इवेपोरेशन, वाष्पीकरण क्रिया द्वारा अलग होता है नमक समुद्र के जल से। ठीक है, नेक्स्ट है तैयार चाय में किस प्रक्रिया द्वारा चाय की पत्तियों को अलग किया जाता है? तो निस्पंदन द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट, फिल्ट्रेशन बोलते हैं इसको, निस्पंदन विधि द्वारा। और पानी तथा तेल के मिश्रण को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? तो डिक्टेंशन द्वारा, डिक्टेंशन द्वारा पानी तेल के मिश्रण को अलग किया जाता है। नेक्स्ट है जब किसी मिश्रण में पानी डालने पर भारी पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं तो एक प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे बोलते हैं सेंडिमेंटेशन, सेंडिमेंटेशन। किसी मिश्रण में से अलग अलग आकार के पदार्थों को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? तो छान कर, क्या? छान कर अलग करते हैं, इसको बोलते हैं सीविंग इंग्लिश में। भारी तथा हल्के पदार्थ के मिश्रण को हवा द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विनोयन कहलाती है। क्या? विनोयन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भूसे से अनाज यानी भूसे में से अनाज के दाने को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेसिंग। जो हम लोग का गांव में थ्रेसर होता है ना, जैसे गेहूं का, बहुत सारे लोग होंगे जो गेहूं को बोलते हैं ना, उसमें से थ्रेसिंग विधि द्वारा गेहूं अलग और भूसा अलग निकलता है। उसे जो थ्रेसर आता है गांव में, है ना, उसी को बोलते हैं थ्रेसिंग, थ्रेसिंग विधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये चैप्टर 6 है, इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन से बदलाव को फिर से वापस उसी तरह बनाया जा सकता है? तो चीनी का जल में घुलना, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, ये बोलते हैं रिवर्सेबल प्रोसेस और इरिवर्सेबल प्रोसेस। देखिए रिवर्सेबल प्रोसेस का मतलब होता है किसी वस्तु को अगर हम किसी दूसरे चीज़ के आकार में बदल देते हैं या दूसरे मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है या कोई भी पदार्थ है, उसे दूसरे पदार्थ के रूप में ढाला जा सकता है, लेकिन उसे फिर से यहाँ से इस रूप में भी लाया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं रिवर्सेबल प्रोसेस, रिवर्सेबल। लेकिन इरिवर्सेबल मतलब कि अगर ये रूप से दूसरे रूप में ढाल दिए तो फिर दोबारा ये रूप से इस रूप में नहीं ला सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देते हैं हम, इसका एग्जाम्पल चीनी का जल में घुलना। ठीक है, तो इसे फिर से हम क्रिया द्वारा कुछ क्रिया करके इसे वापस ला सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने एक सिंपल सा बात है कि अगर मैंने एक रंग को दूसरे रंग में मिला दिया तो क्या इस रंग से फिर वो काला रंग में जा सकते हैं? अगर ब्लू से काला कर दिए तो ये नहीं हो सकता है। या फिर साबुन को हम लोग घुला देते हैं और उसको बुलबुले की तरह बना दिए, पूरा पानी में बुलबुला बन गया, तो क्या पानी के बुलबुले से साबुन बना सकते हैं रिवर्स करके? नहीं बन सकता है। तो यही सिंपल सा टास्क है आपको समझना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा कथन गलत है?
तो नन ऑफ द एबव यानी कोई इसमें से गलत नहीं है, सभी सही है। पढ़ लेते हैं। धातुएं गर्म होने पर फैलती है, बिल्कुल। धातुएं ठंडी होने पर सिकुड़ती है, बिल्कुल। ये आप ट्रैक को भी देख सकते हैं, रेल ट्रैक होता है उसमें भी ये रूल लागू होता है। ठंडे के दिन में कहा जाता है कि पटरियाँ सिकुड़ने लगती है और गर्म के दिन में फैलने लगती है, थोड़ा सा नगण्य बोलते हैं इसको, है ना। थर्मोमीटर में पारे का उपयोग होता है, बिल्कुल होता है, पारे का उपयोग होता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है और इसका आंसर भी आपको मिल गया, जवाब भी मिल गया, ठीक है। निम्न में से कौन सी सर्व है? सर्व का मतलब होता है झाड़ी है, झाड़ी का एक प्रकार। तो ये लेमन, लेमन झाड़ी के प्रकार में सर्व है ना, श्रब, इंग्लिश में बोलते हैं श्रब। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी पादप की जड़ें रेशेदार है तो उनकी पत्तियों में किस तरह का सिरा विन्यास होगा? तो उनका सिरा विन्यास होगा समानांतर सिरा विन्यास। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पत्तियां में जालीदार सिरा विन्यास होगा? तो कोरिएंडर यानी धनिया में, धनिया का पत्ता में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जिन पादप की पत्तियों में जालीदार सिरा विन्यास हो उनके जड़ें कैसी होगी? तो टैप रूट्स होगी, मूल जड़ होगी। जिन पादप की पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास हो उनके जड़ें कैसी होगी? तो फाइब्रस रूट्स होगी, रेशेदार जड़ें। और नेक्स्ट है, जिन पादप में मुख्य जड़ न हो, सभी जड़ें एक जैसी दिखाई देती हो, उन जड़ों को क्या कहते हैं? तो उनको रेशेदार जड़ें कहते हैं, रेशेदार जड़ें। क्वेश्चन है, पत्तियां सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है, यह क्या है कहलाता है? तो इसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, ये इसी चैप्टर का था, है ना, 6th क्लास में ही पढ़े थे शुरुआत में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। पत्ते का वह भाग जिससे पत्ता तने से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? तो इसे पेटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटियोल। पत्ते का वह भाग जो चौड़ा व हरा होता है क्या कहलाता है? तो इसे लैमिना बोलते हैं। क्या? लैमिना। पत्ते पर सिराओं द्वारा बनाया गया डिजाइन क्या कहलाता है? तो पत्ती सिरा विन्यास बोलते हैं, इसे इंग्लिश में लीफ वेनेशन बोला जाता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कोई भी ऐसा है जो गलत नहीं है, यानी सब सही है। पढ़ लेते हैं। स्त्री केसर फूल का मादा भाग है, बिल्कुल सही है। देखिए सभी क्वेश्चन एक तरह से बन सकता था ना तीनों, तो इसका आंसर यदि पढ़ लेते हैं ना सीधे, यही एग्जैक्ट आंसर है, मतलब गलत नहीं है। स्त्री केसर फूल मादा का भाग है, बिल्कुल सही बात है। स्टेमन फूल का नर भाग है, स्टेमन जो होता है फूल का क्या नर भाग है, और स्त्री केसर फूल का मादा भाग है, याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिए कैसे याद रखेंगे, टर्म देखिए, स्त्री, स्त्री केसर मतलब स्त्री से रिलेटेड है, तो ये फूल का मादा है, मादा मतलब महिला, और नर मतलब पुरुष। सिंपल सी बात। स्टेमन मतलब कि नर भाग, इसको सेमन याद रखेंगे, ठीक है। सेपल छोटी पत्ती का आकार की संरचना है, सेपल जो है छोटी पत्ती के आकार की संरचना है। तो ये तीनों क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकते थे, ठीक है। इसे एक ही में क्वेश्चन में हम लोगों ने सीख लिया। तो ये भी चैप्टर समाप्त हुए। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट चैप्टर का नाम है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। कौन से ज्वाइंट्स हमारे शरीर में सभी दिशाओं में घूमने में मदद करते हैं? तो बॉल व सॉकेट ज्वाइंट्स, ठीक है। हमारे कंधे में कौन सा ज्वाइंट्स होता है? तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स ही होता है। जहाँ से हड्डियाँ घूमती है उसे याद रखेंगे, बॉल एंड सॉकेट बोलते हैं। जैसे हो गया आपका घुटने का हड्डी, ये हो गया कंधे का हड्डी जहाँ पे ज्वाइंट है, उसके बाद बाँह जो होता है वहाँ पे बीच वाला, है ना। और उसके बाद कलाई हो गया, कलाई जहाँ पे जिसको बोलते हैं रिस्ट, है ना, रिस्ट का हड्डी। आगे बढ़ते हैं। हमारी गर्दन जहाँ पर सिर के साथ जुड़ी होती है वहाँ कौन सा ज्वाइंट्स होता है? तो इसको पिवोटल ज्वाइंट्स बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, पिवोटल ज्वाइंट्स, ठीक है। जो अपवाद होता है वही क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में आता है, ठीक है, याद रखेंगे। हमारी कोहनी, अभी बात करते हैं कोहनी के बारे में, कौन सा ज्वाइंट्स होता है? तो हिंज ज्वाइंट्स होता है, इसे हिंज ज्वाइंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, हमारी ऊपरी जबड़े तथा बाकी सिर के मध्य कौन सा ज्वाइंट्स होता है? तो इसे फिक्स ज्वाइंट बोलते हैं। हमारी कलाई की कई छोटी हड्डियां से मिलकर बनी है, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कार्पल्स बोलते हैं, कार्पल्स। छाती की हड्डियां व रीढ़ की हड्डी एक साथ जोड़ने वाली हड्डियां एक बॉक्स बनाती है, क्या कहलाता है? तो इसे रीब केज बोलते हैं, रीब केज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी छाती के हर तरफ कुल कितनी पसलियाँ है? तो 12 पसलियाँ है। नेक्स्ट है, हमारा कैसिरुकंड कई छोटी हड्डियों से मिलकर बनी है जिन्हें कैसिरुकाय कहते हैं। हमारे कैसिरुकंद में कितनी कैसिरुकाय है? तो 33 कैसिरुकाय हैं, ठीक है, 33। आगे बढ़ते हैं। हमारे पेट के निचले हिस्से की बंद हड्डियाँ वह भाग है जहाँ पर हम बैठते हैं, इन हड्डियों को क्या कहते हैं? तो इसे पेल्विक बोन कहते हैं। किसे? इसे पेल्विक बोन्स कहते हैं। हम लोग सुने हैं ना पेल्विक एक्सरसाइज, वही पेल्विक बोन्स जो पेट के पास की हड्डियाँ होती है ना,
पेट के निचले हिस्से में पेल्विक बोन्स होता है वो। और हमारे कान का ऊपरी भाग किस से बना होता है? तो कार्टिलेज से बना होता है। क्या? कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक केचुए में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो कुछ हड्डियां नहीं होती, इसमें 0 हड्डी। और याद रखिएगा मनुष्य में 208 हड्डियां पाई जाती है और शिशु में 300, जो नवजात शिशु होता है उसमें 300 हड्डी। ठीक है। एक घेंघा में कितना हड्डी होता है? कोई हड्डी नहीं। तिलचट्टे में कितने जोड़ी टांगे होते हैं? तो 3 जोड़ी टांगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये रेलवे में भी ये से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, मछली के शरीर की बनावट क्या कहलाती है? तो इसे बोलते हैं सुव्यवस्थित शरीर, यानी स्ट्रीमलाइंड बॉडी। गेट ऑफ एनिमल्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अरिस्टो ने लिखा था। इसे एरिस्टोटल इंग्लिश में बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को। वेरी इंपॉर्टेंट, हम सभी लोग जानते हैं। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। और मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? अभी बात की थी 206 हड्डियां। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन आवर बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो 656 मांसपेशियां है टोटल। और मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी पूछे तो फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है, याद रखेंगे। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, जो कि कान की हड्डी है। आ गया क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, ये कान की हड्डी, याद रखेंगे। वेयर आर, हमारे शरीर में कॉन्डियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कार्टिलेज, उपाशित में पाए जाते हैं। और क्वेश्चन कहता है, हमारे शरीर में महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? तो कपाल में, यानी स्कूल खोपड़ी में। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो 22 हड्डियाँ होती है खोपड़ी में, याद रखेंगे। और नेक्स्ट है, मानव शरीर की टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये टांग में होता है टिबिया नामक हड्डी। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी, वही जो हम लोग अभी बात किए थे। स्टेपीज और फीमर, तो फीमर है जांघ की हड्डी और स्टेपीज है कान की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी तो कान की हड्डी स्टेपीज, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, दांतों तथा हड्डियों में कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तो कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती है? लैक ऑफ कैल्शियम, यानी कैल्शियम की कमी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उत्तक अस्थियों व मांसपेशियों को जोड़ता है? तो टेंडन। क्या? टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हड्डियाँ मानव शरीर के पैर की हड्डी नहीं है? तो ह्यूमरस नहीं है पैर की हड्डी। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की शाखा का संबंध किससे अध्ययन में होता है? तो ये होता है दांत के अध्ययन में। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जीव में पसलिया की संख्या सबसे अधिक होती है? तो सांप में होती है। क्वेश्चन है, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? तो 14 हड्डियां होती है मनुष्य के चेहरे पे। फेस जो होता है ना, फेस अपना फेसियल एक्सप्रेशन जो होता है, वहाँ पे 14 हड्डियां होती है। और टोटल खोपड़ी में तो 22 हड्डियाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे दोनों हाथों में, दोनों पैरों में भी कितनी हड्डियाँ होती है? मतलब हमारे दोनों हाथ में तथा दोनों पैर में, दोनों को मिलाकर टोटल 60 हड्डियाँ होती है चारों हाथ पैर में। तो ये 60 क्वेश्चन इधर से भी हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, चैप्टर नंबर 9 है जिसका चैप्टर का नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। फटाफट इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा जीव विभिन्न स्थानों पर पाया जाता है? चींटी, हर जगह पाया जाता है। इनमें से कौन से जानवर को पसीना नहीं आता? कैमल को पसीना कभी नहीं आता। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जानवरों के गलफड़े नहीं होते? तो डॉल्फिन और व्हेल को नहीं होते हैं गलफड़े। ठीक है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस में रेस्पिरेशन नहीं होता है? तो रेस्पिरेशन किसी में, इसमें से कोई नहीं है। मतलब सब में सांस लेते हैं लोग, है ना। रेस्पिरेशन मतलब जो होता है, रेस्पिरेशन किस में नहीं होता है? तो इनमें से किसी में नहीं होता। और ये सभी क्वेश्चन देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैक्टस में सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? तो तने में होता है। केचुआ सांस कहाँ से लेता है? तो स्किन से, त्वचा द्वारा लेता है केचुआ सांस। वेरी इंपॉर्टेंट। जो पादप व जंतु जमीन पर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें स्थलीय हैबिटेट कहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। नेक्स्ट है, पादप व जंतु जिस हैबिटेट में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट। कौन सा बायोटिक कंपोनेंट है? तो ये है स्टोन, पत्थर। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। लंबाई का ऐसा मात्रक बोलते हैं मीटर को। 1790 में किस देश में मीट्रिक सिस्टम नामक पैमाने की एसआई मात्रा की शुरुआत की थी? तो ये जो एसआई मात्रक हम लोग पढ़ते हैं ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो फ्रांस से। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। यहाँ पे एफिल टावर मिलेगा आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिलाई मशीन की सुई की गति कौन सी गति कहलाती है? तो ये पीरियोडिक गति कहलाती है।
और साइकिल के पहिए की गति कौन सी गति कहलाती है? सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। झूले पर बच्चे की गति कौन सी गति कहलाती है? तो ये भी पीरियोडिक मोशन कहलाती है। नेक्स्ट है छोटे छोटे चैप्टर है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, और चैप्टर 12 है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इसका क्वेश्चन भी फटाफट देख ही लेते हैं। प्रकाश कैसे गति करता है? तो सीधी रेखा में, बोलते हैं ना प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, बचपन से ही पढ़ते आए हैं। तो देखिए छोटे छोटे बातें को अब हम लोग फिर से रिवाइज कर रहे हैं बस। और जैसे जैसे बड़े बड़े चैप्टर आएंगे, जैसे क्लास 7, 8, 9, 10 में तो भर भर के क्वेश्चन है ना, तो उसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको दिया गया है। मतलब एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। एनसीईआरटी का साइंस सेक्शन में आपका काम तमाम करेगा ये पीडीएफ जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बीम में से धुंधला दिखाई देता है उन्हें क्या कहते हैं? उसे ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं, प्रभासी। और जिस बीम से प्रकाश आसानी से आर पार चला जाता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट, यानी पारदर्शी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बीम से प्रकाश जा ही ना पाए, मतलब आर पार ना हो पाए, उसे ओपेक बोलते हैं, अस्पष्ट है वो। जैसे खिड़की वगैरह हो गया, या कोई ऐसा कांच होता है जिससे उस पर नहीं देख पाएंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा गलत है? तो इसमें से गलत है, थर्मोकोल में से विद्युत धारा प्रवाह कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, थर्मोकोल से विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो सकता, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। और इसका स्टेटमेंट देख लें तो बिजली के पथ को बंद करने वाली युक्ति स्विच कहलाते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक बिजली की सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, बिल्कुल सही है। धातुओं में से विद्युत प्रवाह करती है? बिल्कुल करती है धातुओं में से विद्युत प्रवाह। तो ये 3 जो पॉइंट हमने पढ़ा, ये भी क्वेश्चन ही बन गया ना। छोटा छोटा चैप्टर देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फन विथ मैग्नेट्स एंड चैप्टर 14 में है वाटर। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चुंबकीय सामग्री है? ऑल ऑफ द अबव, यानी निकल भी चुंबकीय है, लोहा भी, कोबाल्ट भी, तीनों चुंबकीय सामग्री है। एक चुंबक अपनी चुंबकीय क्षमता कब खोता है? उपरोक्त में से सभी, मतलब जब उस पे हैमर से पीटने पे खो देता है अपना चुंबकीय क्षमता, गर्म करने पर भी, और कुछ ऊंचाई से गिरने पर भी वो अपना चुंबकीय क्षमता खो देता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित चुंबक है? ऑल ऑफ द अबव, यानी बार चुंबक, जिसे बार मैग्नेट, हॉर्स मैग्नेट, घोड़ा सुचुंबक, या बेलनाकार चुंबक, या बॉल एंड चुंबक, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इसमें से सभी मानव द्वारा निर्मित चुंबक है। क्वेश्चन कहता है, एक कपास सुई हमेशा किस दिशा में रहती है? तो नॉर्थ साउथ, यानी उत्तर दक्षिण दिशा हमेशा अंकित करती है, वो दर्शाती है वो, ठीक है। निम्न में से कौन सा असत्य है? तो असत्य पॉइंट है, चुंबकों को हमेशा जोड़े में विपरीत सिरे एक साथ रखने चाहिए, बिल्कुल नहीं, यही पॉइंट असत्य है। बाकी सब सही पढ़ लेते हैं, सही वाले पॉइंट को भी। चुंबक के एक जैसे सिर दूर भागते हैं, बिल्कुल भागते हैं। और एक जैसे सिर याद रखेंगे, चुंबक के विपरीत सिरे आकर्षित होते हैं, मतलब जो विपरीत सिरे होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। एक चुंबक के हमेशा 2 सिरे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यहाँ पे। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा संघनन का उदाहरण है? तो संघनन का उदाहरण ऑप्शन बी सही जवाब है। ठंडे पानी के गिलास के बाहर पानी के बूंदे का आना, यह संघनन की उदाहरण है ना। संघनन को बोलते हैं इंग्लिश में कंडेंसन। क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्न में से कौन सा सही है? तो सही है इसमें ऑप्शन सी, 1 साल या इससे अधिक समय तक वर्षा के होने से अकाल पड़ जाता है। 1 साल या इससे अधिक समय तक वर्षा के होने से अकाल पड़ जाता है, मतलब उसको फ्लड्स है ना बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी खत्म हुआ आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे 15 नंबर देख लेते हैं, एयर अराउंड अस, चैप्टर 16 है गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्वेश्चन है 1 नंबर देख लेते हैं फटाफट, वायु विभिन्न गैसें कहाँ का क्या है? वायु विभिन्न गैसों का क्या है? वायु जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। हरी पादप द्वारा अपना भोजन बनाने के लिए वायु में किस घटक का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है उपयोग। पृथ्वी के चारों तरफ वायु की परत को क्या कहते हैं? तो एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल कहते हैं। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21% और 78% क्या होता है? नाइट्रोजन। याद रखेंगे, वो भी क्वेश्चन आएगा। लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन आएगी, हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है 0.03%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ सामग्री का सड़ का खाद बनना क्या कहलाता है? कंपोस्टिंग बोलते हैं, जिसको वर्मी कंपोस्ट, मतलब केचुए का सड़ कर खाद बने तो उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं ना। उसी प्रकार से हम लोग जो गाय या भैंस का गोबर होता है उसे कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं, बारिश खाते खाते वो सड़ गल जाता है, तो वो भी एक कंपोस्टिंग का प्रकार है, ठीक है। केचुओं की मदद से कंपोस्ट बनाया जाता है, उसे क्या कहलाता है? अभी देखिए वर्मी कंपोस्टिंग। क्या? वर्मी कंपोस्टिंग। अब ये चैप्टर के साथ पूरा एनसीईआरटी क्लास 6 का समाप्त हुआ। 15 चैप्टर थे, आप मिला सकते हैं अपने बुक से। और यहाँ से क्लास 7 का एनसीईआरटी का क्लास चालू हुआ
तो उसे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।